हाँ जी, कैसे हो आप सब? मतलब ठीक ठाक, कुशल मंगल, सब राजी खुशी। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, पहले तो मुझे ये कंफर्मेशन दो जी। भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, पहले कंफर्मेशन दो। नींद आने लगी है? अच्छा, टाइम लेट हो गया है। ओहो, कोई बात नहीं, कभी कभी लेट नाइट स्टडी का भी मजा लेना चाहिए। हाँ जी, ऑडियो वीडियो ओके है? नालायक को जवाब दे दो, तुम खुदा का खौफ करो। चले, संतरे लग रहे हो आप। ठीक है, कोई बात नहीं। नालायक। चले, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है लॉ के अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। ठीक है जी, चलिए, कोई बात नहीं। चेतना में दोबारा भी वीडियो ही लूंगा इसके बाद, इस चैप्टर के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स क्या होता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किस पे लगता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 किस पे लगता है? ये लगता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स पर। तो सवाल उठा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स क्या होता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड एक कॉन्ट्रैक्ट है? एक कॉन्ट्रैक्ट है तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट के सभी फीचर को पूरा करेगा। यस, अगर कोई आप इलीगल अफीम, चरस, गांजा बेच रहे हो तो क्या उसके ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? नहीं, क्योंकि इलीगल कंसिडरेशन है, इलीगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, आगे। जहां पर सेलर यानी कि एक व्यक्ति है सेलर और एक व्यक्ति है बायर। अच्छा, सेलर या तो ट्रांसफर कर रहा है या एग्रीज टू ट्रांसफर कर रहा है, मतलब या तो इमीडिएट ट्रांसफर हो रहा है या एग्रीमेंट टू ट्रांसफर हो रहा है। किस चीज का? द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। ओके, किसमें, किस चीज की ओनरशिप? इमूवेबल प्रॉपर्टी की? नहीं, गुड्स की। अच्छा, किसको? बायर को। किस लिए? फॉर प्राइस। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर सेलर या तो ट्रांसफर कर रहा है, मतलब इमीडिएट ट्रांसफर। अब देखो जी, ओनरशिप अगर ट्रांसफर इमीडिएटली होती है तो हम इसे कहते हैं सेल। ओके, परंतु अगर ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होती बल्कि अभी केवल एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द ओनरशिप हुआ है, एग्रीज टू ट्रांसफर द ओनरशिप हुआ है, तो अपन लोग इसको नाम देते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो दो चीजें हैं, एक है सेल और एक है एग्रीमेंट टू सेल। दो चीजें हैं। तो लॉ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर सेलर बायर को गुड्स बेचने का, गुड्स कब बेच रहा है, या तो इमीडिएट ट्रांसफर हो रहा है या एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द ओनरशिप हो रहा है, गुड्स को बेचने का बायर को प्रॉमिस करता है। किस लिए? प्राइस के बदले में। ओके, तो फिर बायर कौन हुआ? बायर वो हुआ जो कि इमीडिएटली बाय कर रहा है या एग्रीज टू बाय कर रहा है। तो सेलर कौन हुआ? सेलर वो हुआ जो या तो इमीडिएटली सेल कर रहा है या फिर एग्रीज टू सेल कर रहा है। तो फिर गुड्स क्या हुए? गुड्स का मतलब हुआ हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स में हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी आती है अदर देन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है? नहीं, गुड्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डेटर, ये गुड्स थोड़े ना हो सकते हैं। पता लगा आपने अपना डेटर था रामलाल, उसे बेच दिया। रामलाल को पता ही नहीं कि रात को 1 बजे गाड़ी आ रही है, उसे लुंगी में उठा के जा रही है। ठीक है ना? तो ऐसे थोड़ा ना रामलाल बेच सकते हो तुम। अपने डेटर्स को अमाउंट रिकवर करने का अधिकार तुम किसी और को दे सकते हो, उसे असाइनमेंट कहते हैं, बट डेटर को बेच नहीं सकते, इसलिए डेटर जो है वो गुड्स नहीं है। सिमिलरली मनी भी गुड्स नहीं होते। मनी गुड्स क्यों नहीं होते? भाई साहब, मनी का मतलब क्या है? मेरी जेब में 100 का नोट पड़ा है, तुमने कहा सर पोपली सर बेचोगे? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कितने में? तुमने कहा 100 रुपए में। अबे हम दोनों पागल हैं क्या? है ढक्कन है क्या? क्या कर रहे हैं? 100 के बदले 100, 200 के बदले 200। पर हाँ, अगर पुरानी कोई करेंसी है, पुरानी करेंसी चंद्रगुप्त के जमाने की, तो वो गुड्स हो सकती है। यस, फिर गुड्स में ये एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं आते, बट गुड्स में इंक्लूड होते हैं। इंक्लूड होते हैं गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टॉक एंड शेयर्स इंक्लूड होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास
इंक्लूड होती है। एंड वो चीजें जो कि अटैच्ड हैं लैंड के साथ, मगर जिनको बेचने के लिए पहले लैंड से अलग किया जाना जरूरी है, फॉर एग्जांपल ट्रीज। अब आपके दिमाग में ना यहां पर एक चीजें आ सकती है क्या कि ये क्या है, मतलब क्या, मतलब गुड्स की डेफिनेशन है, घास फूस की डेफिनेशन है, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, ट्रीज। भाई साहब ये भी तो देखो डेफिनेशन कब बनी थी, 1930 में। 1930 में भी बनी नहीं थी, ये तो पहले 1872 का पार्ट हुआ करती थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वहां से 1930 में अलग से काट के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना। अब 1872 भी 1872 में नहीं बना था, ये इंग्लैंड के कोई 1832 एक्ट की कॉपी था, तो मतलब आज से 200 साल पुराने की सोच है, तो फिर गुड्स सब तो यही हुआ करती थी ना। चले आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, एफडीआर, हाँ जी, इन पे सवाल आ सकता है, एक एक नंबर का ध्यान रखना। फिक्स डिपॉजिट्स ये गुड्स हैं, यस, और गुड्स में इसके अलावा सारी प्रकार की टेंजिबल गुड्स भी आती हैं, इनटेंजिबल गुड्स लाइक कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब भी आती हैं। इसके अलावा स्टॉक एंड शेयर्स, गैस, स्टीम्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिक्री ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का ऑर्डर, डिक्री मतलब कोर्ट का ऑर्डर, ये भी गुड्स कंसीडर्ड की जाती हैं। हाँ जी हाँ, ये भी गुड्स कंसीडर्ड की जाती हैं। फिर अच्छा, इन सब पे सवाल आ सकता है, ये डिफरेंट ना कोर्ट के जजमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये गुड्स हैं या नहीं है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, गैस है, स्टॉक शेयर्स है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जजमेंट है, तो इसलिए इन्हें ध्यान रखना कि क्या क्या गुड्स है। अगर पूछा भी जाएगा तो फिर एक एक नंबर पे पूछा जा सकता है इनके बारे में, ठीक है ना। चलिए जी, फिर कहता है एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, डेटर्स, मतलब वो उनके बारे में बता रहा है। फिर अ डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और द गुड्स, डेट मतलब डेटर्स, तो डेटर्स क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए वो गुड्स नहीं है। अच्छा, एफडीआर को फिर दोबारा उसने कहा है दे आर गुड्स, तो मतलब एफडीआर ध्यान रखना, एफडीआर गुड्स है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द गुड्स, गुड्स की, गुड्स कितने तरीके के, ये डिक्री कैसे गुड्स है। देखो जी, कोर्ट का आदेश है कि मुझे आपसे 1 लाख रुपए रिकवर करने हैं, तो मैं कोर्ट के आदेश के कारण आपसे 1 लाख रुपए रिकवर कर रहा हूं, तो ये इसलिए गुड्स हैं। चले, फिर इसलिए क्योंकि ये रिकवरी का अधिकार दे रहे हैं ना, मैं आपसे इस ऑर्डर के बेसिस पे, जैसे गुड्स को बेच के मैं रिकवर कर सकता हूं, वैसे इस ऑर्डर के बेसिस पे मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं। चलिए उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो जी, गुड्स होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं जो वर्तमान में आज के डेट में हैं, मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स। एक वो जो अभी नहीं है परंतु फ्यूचर में बनने वाले हैं, फ्यूचर गुड्स। एक वो जिनका होना या ना होना किसी घटना पे डिपेंड करेगा, कंटिंजेंट गुड्स। मैं जा रहा था मुंबई, हमारी क्लास के ऋषभ ने कहा कि सर मुंबई जा रहे हो तो प्लीज हो सके तो सचिन तेंदुलकर से बैट लेते हैं ना उसका। हाँ, सचिन तेंदुलकर तो मेरे मामे का लड़का है ना जो मुझे बैट दे देगा। तो भाई साहब, बैट ला पाऊंगा या ना ला पाऊंगा ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि सचिन मुझे बैट देता है कि नहीं देता। अगर वो देता है तो मैं तुम्हें दे पाऊंगा, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा। तो यानी कि ये गुड्स क्या हो गए, कंटिंजेंट गुड्स। फिर मैं गया मारुति के पास, मैंने कहा मारुति वालों मुझे ना कार चलाने में बड़ा डर लगता है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कहीं गिर ना जाए। उन्होंने कहा 4 टायर हैं, इससे ज्यादा बैलेंस क्या बनाएगा। मैंने कहा एक और कर सकते हो। कहने लगे क्या? मैंने कहा 5वां टायर भी बना दो। कहने लगे भाई साहब टेक्नोलॉजी है तो नहीं। मैंने कहा लाओ। उन्होंने कहा चलो बनाते हैं। अब उन्होंने कहा 6 महीने लगेंगे बनाने में। मैंने कहा डन, लो पैसे। अब ये कौन से गुड्स हैं? फ्यूचर गुड्स, जो भी बनी नहीं है, जो बन रही है, फ्यूचर गुड्स। ठीक है। फिर आती हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स 3 तरीके की हो सकती हैं। ओके, एग्जिस्टिंग गुड्स कितना? 3 तरीके की। पहला अनएसर्टेन गुड्स, दूसरा एसर्टेन गुड्स, तीसरा स्पेसिफिक गुड्स। सीरीज में देखिएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल क्लास में लिया था वही एग्जांपल ले रहा हूं। हुआ क्या, मुझे खरीदना था एक एलईडी। अच्छा जी, मेरे छोटे बच्चों, मेरे दोनों छोटे पोपलियों ने कहा पापा 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 एलईडी लेके दो। मैंने कहा ठीक है। मैं और मेरे दोनों छोटे पोपली हम गए जी एलईडी देखने के लिए। अब वहां जैसे ही एलईडी के शोरूम में देखा, भाई साहब कहीं सोनी, कहीं ओनिडा, कहीं क्या है सैमसंग, तो कहीं ये, तो कहीं वो, कोई फलाना, कहीं डिब्का, इतने सारे एलईडी। ओ माय गॉड। फिर मैंने वहां से भैया को बुलाया। मैं कहा भैया इधर आना। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा भैया मुझे ना सोनी का चाहिए, 64 इंच का सोनी का एलईडी चाहिए, मुझे ले चलोगे वहां तक? उन्होंने कहा ठीक है जी। तो वो मुझे सोनी वाले एलईडी के पोर्शन में ले गया और 64 इंच का एलईडी दिखाते हुए बोला क्यों, यही चाहिए था? मैंने कहा हाँ। अच्छा जी। फिर उसने कहा अब क्या इरादा है? मैंने कहा उठाओ इसे, पैक करो और मुझे मेरी गाड़ी में रखवाओ। अब इस प्रकार से हम एलईडी लाने में सफल हुए।
अब इस पूरी घटना के अंदर क्या वहां पे एलईडी बन चुका था? यस, बन चुका था। पर जैसे ही मैं शोरूम में घुसा, मेरे पास बहुत सारे एलईडी थे। उन्हें कहा जाता है अनएसर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन गुड्स का मतलब होता है कि जिनमें से अभी तक आपने अपने वाले आइडेंटिफाई नहीं किए हैं या अपने वाले एग्रीड नहीं किए हैं, उन्हें कहते हैं अनएसर्टेन गुड्स। जब अपने वाले एकदम फाइनल कर लोगे, जब अपने वाले एकदम एग्री कर लोगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा स्पेसिफाइड गुड्स। क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक गुड्स। यानी कि अनएसर्टेन की डेफिनेशन को एकदम उल्टा कर दो तो क्या बन गया? स्पेसिफिक गुड्स। मगर बीच में एक और भी दौर आया, बीच में एक मंजिल और आई, जिसे अपन लोग कहते हैं एसर्टेन गुड्स। एसर्टेन गुड्स क्या है? जब बहुत सारे अनएसर्टेन गुड्स थे, उनमें से आपने किसी फाइनली एक गुड्स का सिलेक्शन किया, बस यहां सिलेक्शन किया, रुक जाना। ये सिलेक्शन करना कहता है एसर्टेन गुड्स। एसर्टेन गुड्स को ही बाद में पैक किया जाता है, बाद में पैकिंग करके उसकी पेमेंट होती है, तब वो स्पेसिफिक बनता है। तो अनएसर्टेन के बाद एसर्टेन का स्टेज आती है और एसर्टेन के बाद स्पेसिफिक की स्टेज आती है। तो यानी कि एसर्टेन गुड्स वो गुड्स हैं जो कि एसर्टेन हुए हैं सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपकी काफी कुछ रिसर्च के बाद जिन गुड्स को आपने फाइनली सिलेक्ट किया है, दे आर कॉल्ड एज एसर्टेन गुड्स। सवाल उठा, सर एसर्टेन और स्पेसिफिक में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है, क्योंकि जो एसर्टेन है वही स्पेसिफिक है? यस। इसलिए एसर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स के रिलेशन में जो कानून है ना, वो कानून भी आप देखोगे दोनों के सेम ही बने हुए हैं, उन दोनों के कानून भी अलग नहीं है, दोनों को कानून भी सेम है। अनएसर्टेन गुड्स के कानून अलग हैं और एसर्टेन प्लस स्पेसिफिक गुड्स के कानून एक जैसे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो एसर्टेन हुआ है वही अगले स्टेप में स्पेसिफिक होने वाला है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, फिर फ्यूचर गुड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम कंटिंजेंट गुड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स का मतलब क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट जो कि किसी गुड्स की ओनरशिप को दिखाते हैं, उन्हें अपन लोग डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, इसमें आता है वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वो जो गोडाउन कीपर होता है ना, उसका सर्टिफिकेट की गुड्स मेरे पास है। जहाज पे जब माल लदवाते हो समुद्री जहाज पर, तो समुद्री जहाज पे आपको एक रसीद इशू होती है, उसे कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। फिर सिमिलरली रेलवे पे जब लदवाते हो तो रेलवे रिसिप्ट। ये इन सब को, ये डॉक वारंट, मतलब जब पोर्ट पे सामान लिखा जाता है, तो फिर ये सब के सब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैं जो कि आपकी ओनरशिप को दिखाते हैं कि हाँ जी ये गुड्स आपकी हैं। ठीक है जी। एक वर्ड आता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में रेलवे रिसिप्ट है और रेलवे रिसिप्ट दिखाती है मेरी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को, तो इसका मतलब होता है कि अगर मुझे मतलब मुझे माल ट्रांसफर करना है, मुझे वो गुड्स बेचने हैं, तो मैं बड़ा सीधा सा काम करूंगा कि वो रेलवे रिसिप्ट उठा के आपको दे दूंगा। मैं अगर रेलवे रिसिप्ट उठाकर आपको दे दूंगा तो वो गुड्स आपकी हो गई, यानी कि एक मेरे साइन हुए, एक आपके साइन हुए और ये गुड्स आपकी हो गई। दिस इज कॉल्ड रेलवे रिसिप्ट। सेम इज द केस विद द बिल ऑफ लेडिंग, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, डॉक वारंट, सबके साथ यही होता है। परंतु जब मैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल की बात करता हूं तो वहां कहानी पूरी पलट जाती है। कैसे? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का एक एग्जांपल है शेयर सर्टिफिकेट से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मैं शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना चाहता हूं, मेरे पास शेयर्स हैं, मैं वो शेयर्स आपको देना चाहता हूं, तो फिर दो तरीके की, अब शेयर ऐसे कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं मेरे द्वारा आपको? इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए हमें ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के पास भेजना पड़ेगा। कंपनी उस शेयर सर्टिफिकेट को खत्म करेगी और नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी, किसको? आपके नाम पे, क्योंकि मैं आपको शेयर बेचना चाह रहा हूं। तो यानी कि आप शेयर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे कंपनी के अप्रूवल पे डिपेंड करेगा। तो इन चीजों को कहा जाता है, इन डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। मतलब जहां पर गुड्स को ट्रांसफर करने से पहले किसी थर्ड पार्टी की अप्रूवल की जरूरत होती है, इन्हें डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल कहते हैं। और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में किसी थर्ड पार्टी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, फिर आता है जी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या है? ओनरशिप इन गुड्स। अब ध्यान रखना, गुड्स की ओनरशिप दो तरीके की हो सकती है या प्रॉपर्टी दो तरीके की हो सकती है। जब आप किसी को गुड्स बेच रहे हैं और उन गुड्स के साथ आप समस्त प्रकार के अधिकार बेच रहे हैं कि तू जैसे मर्जी यूज कर, जहां मर्जी बेच, मतलब समस्त प्रकार के अधिकार आप उस गुड्स के रिलेशन में सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स। क्या कहा जाता है? जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स।
फिर एक आता है स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब आप गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं पर कुछ कंडीशंस के साथ में, कि आप इन गुड्स को इस व्यक्ति को नहीं बेच सकते, यहां इस लोकेशन पे नहीं बेच सकते, केवल ऐसे ही बेच सकते हो, ऐसे ही यूज कर सकते हो। तो जब आप गुड्स के बेचते हुए साथ में कंडीशंस अलग लगा देते हैं तो इसे कहा जाता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स जब लगता है तो वहां पर जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, यानी कि गुड्स अलॉन्ग विद ऑल द राइट्स ट्रांसफर होते हैं, जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं। फिर अब कुछ एसेंशियल हैं ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। पहला, टू पार्टीज। हम जानते हैं दो पार्टीज होती हैं, एक का नाम है सेलर और दूसरे का नाम है बायर। दूसरा, ट्रांसफर और एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, यानी कि यहां पर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी हो सकता है या फिर एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द ओनरशिप एट सम लेटर डेट भी हो सकता है। जब इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है तो हम इसे सेल कहते हैं, और जब एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द ओनरशिप एट सम फ्यूचर डेट होता है तो हम उसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। फिर कहता है व्हेन द एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। एग्रीमेंट टू सेल लेटर ऑन चलकर, भविष्य में चलकर क्या बन जाता है? सेल, जब उसकी कंडीशन पूरी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब मारुति वालों ने वो 5 टायर वाली कार बना दी मेरे लिए, तो फिर वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट टू सेल से सेल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गुड सेल मस्ट बी गुड्स। ध्यान रखना, यहां पर केवल गुड्स को बेचने वगैरह की बात की गई है। फॉर एग्जांपल, सर्विसेज का जो अगर कॉन्ट्रैक्ट है, मैं दांत ठीक कराने गया डॉक्टर से, या मेरे बाल झड़ रहे थे, मैं बाल सही करवाने गया हूं, हार्ट ट्रांसप्लांट करवा रहा हूं, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा हूं, तो फिर ये यहां नहीं आएंगे। ध्यान रखना, डॉक्टर की सर्विसेज चार्जेस यहां पर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स इन पे नहीं लगेगा। सिमिलरली, इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स नहीं लगेगा। हाँ जी, अगली बात, प्राइस एज अ कंसिडरेशन। जो गुड्स बिक रहे हैं उनके बदले दुआएं मिल रही हैं? नहीं। उनके बदले गुड्स मिल रही हैं? नहीं। उनके बदले पैसा मिल रहा है, पैसा। तो यानी कि मनी कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। चले, फिर कहता है हाउ अदर एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आल्सो बी प्रेजेंट। ओके, फिर कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स किस तरीके से किया जाता है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कैसे जी? देखो जी, एक तरीका तो होता है कि मैंने दिया ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस कर लिया सामने वाले ने। मतलब एक मैंने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस कर लिया, दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स इमीडिएट डिलीवर हो रहे हैं, पेमेंट बाद में आएगी। तीसरा क्या हो सकता है? इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस, मगर डिलीवरी ऑफ गुड्स बाद में होगी। ओके, फिर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस। फिर एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट। ओके, फिर डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। ओ माय गॉड, तो कितने तरीके हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के? बहुत सारे। डिलीवर गुड्स आज हो रही हैं, पेमेंट कल, पेमेंट आज आ रही है, गुड्स कल, पेमेंट और गुड्स दोनों कल आएंगे, पेमेंट और गुड्स दोनों आज आएंगे। बहुत सारे हो सकते हैं। पेमेंट और गुड्स दोनों इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। चले और आगे बढ़ते हैं। अब कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर परचेज। देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर परचेज और एग्रीमेंट टू सेल में ना बड़ा क्लोज डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं मैंने गुड्स इंस्टॉलमेंट पे खरीदी हैं, तो ये हायर परचेज भी हो सकता है, एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। अगला, मैंने कहा जी मैंने गुड्स की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करी है, प्लस अगर मैंने कभी भी नॉन पेमेंट की तो फिर सेलर उठा के गुड्स को वापस ले जा सकता है। ये एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है, हायर परचेज भी हो सकता है। तीसरा, ओनरशिप जो है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ट्रांसफर होगी, अभी भी ये एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है, हायर परचेज भी हो सकता है। हे भगवान, तो फिर तो इसका मतलब दोनों का एक है, एक ही मतलब है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अब आ रही है मेन कंडीशन जो डिसाइसिव है। अगर वो कंडीशन है तो हायर परचेज है, और नहीं है तो हायर परचेज नहीं बल्कि एग्रीमेंट टू सेल है। वो कंडीशन क्या है? हायर परचेज के अंदर एक कंडीशन होती है कि बायर के पास अधिकार होता है कि बायर कभी भी गुड्स को उठाकर वापस कर सकता है। कभी भी, जब भी उसका मन करेगा, गुड्स को उठाकर सेलर को वापस कर देता है, कर सकता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर बायर के पास ये अधिकार है किस चीज का? गुड्स को वापस करने का। अगर बायर के पास ये गुड्स को वापस करने का अधिकार है तो फिर हम क्या कहते हैं इसे? इस चीज को अपन लोग कहते हैं हायर परचेज। परंतु अगर अधिकार नहीं है तो अपन लोग इस बात को एग्रीमेंट टू सेल का नाम देते हैं, एग्रीमेंट टू सेल। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं आगे। चले,
तो ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कुछ सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क होता है। सेल के अंदर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होती, बल्कि ओनरशिप किसी फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होती है। सेल जो है इज जस्ट लाइक एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि दोनों पार्टी ने जो वादे किए वो निभा दिए, और एग्रीमेंट टू सेल इज जस्ट लाइक एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए गुड्स को कोई भी लॉस हुआ सेल होने के बाद, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर। परंतु अगर एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद कोई भी लॉस हुआ और सेल से पहले, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर हो गई इतनी बात भी यहां तक। चलिए, द रिस्क ऑफ लॉस किसका है, बायर का। अगर गुड्स में कोई भी लॉस होता है, सिंस द रिस्क, क्योंकि ओनरशिप सेल में इमीडिएटली ट्रांसफर हो चुकी है, तो फिर कुछ भी गुड्स को लॉस हुआ तो किसका लॉस है, बायर का। परंतु एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है अभी, बाद में होगी, तो इसलिए लॉस किसका रहेगा, सेलर का। राइट ऑफ रीसेल, सेल करने के बाद जो बायर है क्या वो फर्दर सेल कर सकता है, यस फर्दर सेल कर सकता है। सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, क्योंकि वो बेच चुका है। परंतु एग्रीमेंट टू सेल में सेलर जो है वो गुड्स को बेच सकता है, यस गुड्स को बेच सकता है फर्दर किसी को, अगर बायर पेमेंट नहीं कर रहा तो वो किसी भी वक्त उठा के बेच सकता है, ठीक है जी। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर होने पर अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो जो ऑफिशियल असाइनी आएगा, ऑफिशियल असाइनी गुड्स को कब्जे में नहीं ले सकता, बल्कि वो क्या करेगा, वो विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल बी एबल टू रिकवर द प्राइस ऑफ द गुड्स। वो बायर को मजबूर कर सकता है कि बेटा प्राइस की पेमेंट कर दे, मगर बायर से गुड्स रिकवर नहीं कर सकता सेल के केस में। बट एग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर सेलर इंसॉल्वेंट होता है तो जो उसका ऑफिशियल असाइनी आता है वो बायर से गुड्स भी उठवा सकता है, क्योंकि अगर प्राइस पे नहीं हुआ तो फिर वो गुड्स को अपने पास कब्जे में ले लेगा। कौन, ऑफिशियल असाइनी। अगर मैं बायर के इंसॉल्वेंसी की बात करूं तो ऑफिशियल असाइनी किसकी जगह पर आएगा, बायर की जगह। तो ऑफिशियल असाइनी गुड्स को अपने कब्जे में लेगा। परंतु अगर मैं एग्रीमेंट टू सेल की बात करूं तो फिर ऑफिशियल असाइनी का कोई भी कंट्रोल ओवर द गुड्स नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि गुड्स तो उनकी हुई नहीं, ओनरशिप तो अभी ट्रांसफर ही नहीं हुई ना। इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। सिमिलरली सेल और हायर परचेज के अंदर क्या फर्क है। सेल के अंदर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो चुकी है, बट हायर परचेज में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी। सेल के केस में जो बायर है वो कौन है, वही ओनर होता है। परंतु हायर परचेज के केस में जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं होती, जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हो जाती, तब तक वो जो बायर है ना, बायर भी नहीं कहेंगे, हायरर कहेंगे, क्योंकि उसने गुड्स को हायर पे, किराए पे ले रखा है, ये माना जाएगा। तो हायर की पोजीशन क्या होती है, बेली की, यानी कि आपके पास गुड्स किसी की अमानत है, तो आपको उस अमानत को संजो के रखना चाहिए। तो पोजीशन ऑफ हायरर किसकी होती है, बेली की पोजीशन होती है। अच्छा, अब एक बार सेल हो गई तो बायर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, ही इज बाउंड टू पे द प्राइस। बट सबसे बड़ा फीचर हायर परचेज का यही होता है कि बायर के पास यह अधिकार होता है, हायरर के पास, कि वो कभी भी गुड्स को उठाकर वापस कर सकता है। अच्छा, सेल होने के बाद क्या बायर इस गुड्स को फर्दर सोल्ड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट हायरर के पास फर्दर ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होता, बिकॉज ही इज नॉट द ओनर, क्योंकि जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बायर इन सेल कैन सेल द गुड्स बट हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। और आगे बढ़ते हैं, फिर डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट भी दिया हुआ है। बेलमेंट का मतलब होता है अमानत पे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे में से ऋषभ गुप्ता ने जाना था, मान लीजिए 14 फरवरी का पवित्र पावन त्योहार रक्षाबंधन मनाने के लिए। अब पापा ने कार नहीं दी, तो ये आया मेरे पास, कहने लगा सर मैंने रक्षाबंधन मनाना है, वो पवित्र पावन त्योहार है, परंतु पापा कार नहीं दे रहे। तो मैंने अपनी कार की चाबी दे दी, मान का जा जी ले अपनी जिंदगी। उसकी आंखों में आंसू थे, रुक ही नहीं रहा था। कहने लगा सर बताओ क्या कर दिया आपने, सर मतलब मेरी जिंदगी बना दिया आपने, कमाल कर दिया सर। मैंने कहा जा ना, अब रुलाएगा क्या, जा जा जा। अब सवाल उठा, मैंने कार ही हमेशा के लिए दे दी या फिर केवल रक्षाबंधन बनाने के लिए दी है? केवल रक्षाबंधन बनाने के लिए दी है, केवल रक्षाबंधन बनाने के लिए दी है। यानी कि जैसे ही रक्षाबंधन बना के वापस आएगा तो कार मुझे लौटा देगा। यस, ये मेरी कार उसके पास मेरी अमानत है, इसे कहते हैं बेलमेंट। क्या कहते हैं, बेलमेंट। यानी कि यहां पर ट्रांसफर ऑफ पोसेशन ऑफ गुड्स होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, और जैसे ही पर्पस पूरा हो जाए वापस आ जाएगी कार, इसे बेलमेंट कहते हैं। और सेल के केस में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाती है, ठीक है ना।
चले, या सेल के केस में गुड्स रिटर्न नहीं होंगे, बिलमेंट में गुड्स रिटर्न होंगे। सेल के अंदर कंसिडरेशन जरूरी है। अब ध्यान रखना, ऋषभ जब मुझसे कार लेके गया तो ये मुझे क्या देके गया, कोई पैसे वैसे देके गया है? नहीं। तो बिलमेंट जो है ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है, हाँ वो नॉन ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बाहर घूमने के लिए कार हायर पे ले ली, कार वाले को तो पेमेंट करोगे ना, तो वो ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है, नॉन ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है। मतलब कंसिडरेशन हो भी सकता है या कंसिडरेशन ना भी हो, दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं किसके अंदर, बिलमेंट के अंदर। आई होप क्लियर है। चलिए फिर आता है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। अच्छा देखो जी, ऐसा है, मान लीजिए मैं नौरा के साथ घूमने जा रहा था। अब जब मैं जा रहा था तो नौरा ने कहा पोपली बड़ी पुरानी कार रखी हुई है। मैंने कहा हाँ। चलो, अब नौरा साथ में बैठी थी, इतने में ही जोर से आवाज आई धड़ाम करके। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ओह, लग रहा है कि टायर में कोई प्रॉब्लम आ गई है। मैंने उतर के देखा तो टायर पंचर था। वहां दूर ही पंचर वाला बैठा था। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा पंचर वाले जरा पंचर तो लगा। तो उसने पंचर लगाया। उसने कहा सर एक साथ 6 पंचर हुए हैं। मैंने कहा बे एक साथ 6 कमाल हो गई। तो उसने दिखाए, कहने लगे 6 पंचर हुए। मैंने कहा हर पंचर का कितना? कहने लगा हर पंचर को ठीक करने का 100 रुपए। 600 रुपए मैंने उसे पे किए, पंचर लगवाए। चलो जी, अब सवाल उठा क्या उसने मुझे कोई माल बेचा है क्या? नहीं। मान लीजिए एक माल बेचा भी सही कि उसने छोटी सी हवा भरने वाली नल की उसके अंदर डाल दी, कितने 20 रुपए की। मगर फिर भी मेन कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? मेहनत लेबर का या मटेरियल का? आंसर इज मेहनत यानी कि लेबर का है। तो फिर अब मेन कॉन्ट्रैक्ट अगर लेबर का है तो फिर क्या इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स लगेगा? नहीं, इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स नहीं लगेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर के अंदर कवर हो जाएगा। परंतु अगर मान लीजिए वापस आते हुए जब मैं नौरा को छोड़ने आ रहा था तो फिर दोबारा टायर फट गया। अब की दूसरे वाला फटा था। अब वही टायर वाले को मैंने दोबारा बुलाया। मैंने कहा टायर वाले जरा इधर आ, ये देख क्या हुआ। तो उसने देखा, कहने लगा सर अब तो बस टायर आपका जा चुका है, ये तो खत्म ही हो गया, तो टायर चेंज करना पड़ेगा, अब तो ट्यूब भी चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कहा कितने की? कहने लगा सर मात्र 10,000 रुपए की। मैंने कहा चेंज करने के पैसे? कहने लगा मात्र 500 रुपए। अब बताओ, यहां पर लेबर है 500 रुपए, मटेरियल है 10,000 रुपए, इसके ऊपर क्या लगाओगे? दिस इज कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। समझ आ गई बात? क्लियर 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 क्लियर। बढ़ सकते हैं। चले, आज हम एक टॉपिक कवर करते हैं अभी, कंडीशन एंड वारंटी। पहले बीच में 2 टॉपिक रह गए, बट पहले हम कंडीशन एंड वारंटी कवर करते हैं। चलो जी, कंडीशन एंड वारंटी। लेट अस स्टार्ट द प्रोसीडिंग नाउ। एक चीज होती है कंडीशन। मैं कार खरीदने के लिए गया, मैंने कार वाले को कहा कार वाले मुझे ऐसी कार दिखा जिसका इंजन हाय 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 प्लेन वनीला इंजन हो, मजा आ जाए। उसने कहा सर ऐसी कार दिखाता हूं। कार दिखाया, मैंने कहा इंजन? कहने लगा 4 साल तक खराब ही नहीं हो सकता, मैं यहीं बैठा हूं। मैंने कहा आप ठीक है। कार निकल के मैं जैसे ही घर तक भी पहुंचा था, इंजन नीचे गिर गया, खराब था इंजन। तो मेरे पास क्या अधिकार है? अबे इंजन के बेसिस पे तो मैंने कार ली थी, तो फिर क्या मैं कार वापस कर सकता हूं? हां। तो यानी कि वो कंडीशन, वो शर्त, वो स्टिपुलेशन जिसके बेसिस पर आपने सामान खरीदा, अगर वही शर्त पूरी ना हुई तो मैं उस सामान को वापस कर सकता हूं। इसे कहते हैं कंडीशन। अब मान लीजिए मैंने कार वाले से कहा, मैंने कहा इंजन परफेक्ट चाहिए। उसने कहा परफेक्ट है। मैंने कहा कितने की कार? कहने लगा 10 लाख रुपए की। मैं कहा पागल है क्या, 12-13 लाख रुपए की तो नहीं मिलती है, तो 10 लाख रुपए की चिपका रहा है। कहने लगा सर एक बात बताऊं, इंजन तो आपने कहा सही होना चाहिए, वो तो है ही है, इसमें एक और फीचर है। मैंने कहा बोल। कहने लगा माइलेज। नई कार आजकल माइलेज नहीं दे रही इतनी जितनी ये कार दे रही है। ये 1-1 लीटर में 30-30 किलोमीटर चल रही है। मैंने कहा अच्छा तभी ज्यादा प्राइस है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा दे दे फिर। भाई साहब उसने मुझे बोला था 1 लीटर में 30 किलोमीटर, वो चल रही है 1 लीटर में 10 किलोमीटर। अब मैंने मेन जो शर्त थी वो क्या थी? इंजन। वो तो पूरी हो रही है, वो सही है।
परंतु मैंने ज्यादा प्राइस पे कर दिया, किस लिए? क्योंकि इसने मुझे कहा माइलेज अच्छी है, माइलेज ज्यादा अच्छी नहीं है, तो अब मेरे पास गुड्स को वापस करने का अधिकार नहीं है, अब मैं केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड वारंटी। यानी कि जो मेन शर्त जिसके बेसिस पे आपने गुड्स खरीदी उसे कहते हैं कंडीशन। और गुड्स खरीदते हुए शायद कोई एडिशनल भी आपको कंडीशन बताया, एडिशनल शर्त भी आपको बताई गई थी, फीचर भी बताया गया था, जिसके कारण आपने शायद ज्यादा प्राइस पे किया था, इसे कहते हैं वारंटी। ठीक है। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो बायर के पास अधिकार है कि गुड्स को वापस लौटा सकता है, और अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो बायर के पास अधिकार गुड्स को लौटाने का नहीं है, बल्कि बायर केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिस कारण से उसने ज्यादा प्राइस पे किया था वो फीचर है ही नहीं, तो इसलिए वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन में बायर के पास अधिकार है गुड्स को लौटाने का, और ब्रीच ऑफ वारंटी में बायर के पास अधिकार है कि गुड्स की डैमेजेस क्लेम करने का। परंतु कई बार ऐसा होता है कि भाई साहब ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेते हो। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बायर ने गुड्स खरीदी, खरीदने के बाद उसने कहा चल जैसा भी है, भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, होता है ना, तो बस ऐसे ही बायर ने कहा भली है बुरी है जैसी भी है, मेरी गुड्स मेरी हैं, तो वेव कर दी कंडीशन। ठीक है ना। या फिर वही की वही चीजें मोर और लेस वही लिखी हुई हैं। द बायर हैज एक्सेप्टेड आइदर द होल और एनी पार्ट ऑफ द गुड्स। बायर इतना खुश था, कार चला के बीच में से ही फोन कर दिया सेलर को, हाँ बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, कार मेरी हुई। अबे ढक्कन, पहले माइलेज तो चेक कर ले, मगर तूने पहले ही एक्सेप्टेंस दे दिया है। तीसरा, बायर को पता लग गया कि भैया मतलब है गड़बड़ है, मगर उसने कहा चलो छोड़ो यार, अब वापस नहीं देते, अब मैं उससे प्राइस थोड़ा सा वापस जरूर लूंगा, महंगा उसने किया है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया है। यानी कि जहां पर बायर ने कहा चल छोड़ना यार, दूसरा बायर ने खुशी में पहले ही एक्सेप्टेंस दे दी, और तीसरा जहां बायर ने कहा चलो अब मैं कोई दिक्कत नहीं, उससे थोड़ी एक्स्ट्रा पेमेंट जो दी है वो वापस ले लेता हूं। यानी कि बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है जी, चले। वारंटी में आफ्टर सेल सर्विस भी आ सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है क्या वारंटी में? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है वारंटी में, हाँ हो सकता है। चले अब आइएगा, कंडीशन एंड वारंटी के बीच में डिफरेंस क्या है? कंडीशन तो मेन शर्त थी, एसेंशियल, वारंटी एक एडिशनल शर्त थी, कोलेटरल। अच्छा, एग्रीड पार्टी के पास अधिकार है ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके वापस कर देने का गुड्स को, परंतु वारंटी में एग्रीड पार्टी केवल डैमेजेस क्लेम कर सकती है। ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है, बट ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन कभी नहीं मान सकते। अब देखो जी, कुछ इंप्लाइड कंडीशन भी होती हैं और कुछ एक्सप्रेस कंडीशन भी होती हैं, और सिमिलरली कुछ इंप्लाइड वारंटी भी होती है, कुछ एक्सप्रेस वारंटी भी होती है। इंप्लाइड एक्सप्रेस का मतलब है जो बता रखी है कॉन्ट्रैक्ट में, और इंप्लाइड का मतलब जो बता नहीं रखी, जो कि है मगर बता नहीं रखी। अच्छा, पहली है इंप्लाइड कंडीशन। पहली इंप्लाइड कंडीशन क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर, एक कोई सवाल यहां से आना पक्का है कंडीशन एंड वारंटी में से। हाँ जी, पहली है हमारी कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब होता है कि देखो, जब भी आप किसी से गुड्स खरीदोगे, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी से ना किताब खरीदने गए कल सुबह, आप किताब खरीदते हुए सेलर से ये पूछोगे अंकल एक चीज बताऊं, एक चीज पूछो, सही से बताना, मम्मी कसम खा के, ये चोरी की तो नहीं है ना? वो कान के नीचे तुम्हारे अलग लगाएगा, क्या भाई चोर समझ रखा है क्या? तो भैया ये इंप्लाइड है ना कि अगर आप किसी से गुड्स खरीद रहे हो तो उसकी है, ये तो इंप्लाइड कंडीशन है। आप उससे ये सवाल थोड़े ना पूछोगे कि बता सही में चोरी की तो नहीं है, ऐसा तो नहीं पूछोगे ना, क्योंकि ये इंप्लाइड है कि अगर वो गुड्स बेच रहा है तो वही मालिक है। तो यानी कि देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ सेलर कि अगर वो सेल कर रहा है तो उसके पास सेल करने का अधिकार है, और इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल उसके पास राइट है सेल करने का जब प्रॉपर्टी पास ऑन करने का टाइम आएगा। तो फिर सेल बाय डिस्क्रिप्शन। देखो जी, जब गुड्स को बड़े बड़े फीचर बता के ट्रांसफर किया जाए, फॉर एग्जांपल 2 ही हफ्तों में रंग मेरा निखर निखर जाए, फेयर एंड लवली, तो फिर वो क्रिकेट में प्लेयर था कर्टली एम्ब्रोस, उसको लगाओ, रिची रिचर्डसन उसे लगाओ, सबको गोरा करो। फिर क्यों नहीं कर रहे? 2 ही हफ्ते में रंग मेरा निखर निखर जिगा, सबको करो। हाँ जी, वो कौन सा है? संधि सुधा तेल, एक बार सर पे लगाएं बालों का जाल पाएं, वाह।
लगा दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या क्या डिस्क्राइब किया था, क्या क्या डिस्क्राइब किया था, सपने बना दिए हैं, जबकि उनमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हमारे पास अधिकार है कि हम वापस दे दें? यस, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। लंबे लंबे फेंक के किया था, परंतु वो मैच नहीं कर रहे डिस्क्रिप्शन से, तो वापस कर सकते हो। आगे, सेल बाय सैंपल, जब गुड्स को सैंपल दिखा के सेल करते हो। अच्छा, सैंपल दिखाकर जब गुड्स को सेल करते हो तो भाई तीन कंडीशन आती हैं, तीन इंप्लाइड कंडीशन होती हैं यहां पर। पहली इंप्लाइड कंडीशन क्या, कि गुड्स वैसी ही होनी चाहिए जैसे सैंपल थी। पता लगा मुझे जब सेब दिखाया गया, जब मैं जम्मू कश्मीर गया था, तो ओए होए बाबा, लाल लाल सेब था, लाल लाल। मेरे घर पे पीले पीले सेब आए, वाह वाह वाह। सेकंड, बायर को अपॉर्चुनिटी जरूर दो ताकि वो सैंपल से ये जो माल आया है उसको कंपेयर तो कर सके, अपॉर्चुनिटी दो। ऐसे नहीं कहोगे बायर को, ले पकड़ बोरा पकड़ा चल निकल यहां से, ऐसे नहीं। थर्ड, गुड्स में कोई लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं सेब काटूं उसमें कीड़ा, फिर काटूं फिर कीड़ा, फिर काटूं फिर कीड़ा। लेटेंट डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट होता है जो कि सामने से नजर नहीं आता, परंतु जब गुड्स को यूज में डालते हो तो वो नजर आता है, इसे कहते हैं लेटेंट डिफेक्ट। तो गुड्स के अंदर कोई भी लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है सेल ऑफ सैंपल से रिलेटेड। फिर आता है जी सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। जब गुड्स को सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों बना के बेचा जाता है तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि वो सैंपल को भी पूरा करेंगे और डिस्क्रिप्शन को भी पूरा करेंगे। फिर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अब देखो जी, ऐसा है नॉर्मली कोई भी कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारा एक रूल काम करता है जो कहता है लेट द बायर बी अवेयर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने घोड़ा खरीदा, घोड़ा खरीदने के बाद 1 घंटा चलाने के बाद मैं वापस आया, मैंने कहा सेलर को, मैंने कहा रख ले यार, मजा नहीं आया। अब ये मजे का मतलब क्या होता है वैसे? ये घोड़ा खरीद के तू चलाने के लिए गया था या मजे लेने के लिए गया था? हाँ जी पहले तो ये बता, तो मजे लेने के लिए गया था? नहीं। तो फिर तो घोड़ा चलाने के लिए था, चल रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो फिर अब ये मजा नहीं आया, ऐसी कोई चीज नहीं होती ना। तो इसलिए देयर कैन नॉट बी ए कंडीशन एज टू क्वालिटी, वरना तो आप कभी भी गुड्स को वापस दोगे ये कहते हुए कि मजा नहीं आया, ठीक है ना। तो इसलिए इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस कभी भी नहीं हो सकती। बायर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स को देखने से पहले जांच लो, परख लो, सब कुछ देख लो। लेट द बायर बी अवेयर। तो बायर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब जहां बायर तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम गुड्स को वापस कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट, जहां पर बायर ने बता दिया सेलर को कि भैया मुझे इस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए। मैंने बता दिया सेलर को घोड़ा खरीदते हुए कि मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो है हवा में बातें करे, चेतक टाइप हो। भाई साहब मुझे उन्होंने बताया, मुझे उन्होंने दिखाया, ये लो ये आया हमारे पास आजकल मिनी चेतक, वाह क्या दौड़ता है भाई साहब। मैं इसके ऊपर बैठ गया, लो जी मैं इसके ऊपर बैठ गया। अच्छा, जैसे ही मैं बैठा घोड़ा खुद ही बैठ गया। तो फिर क्या ये गलत नहीं है? क्या मेरा बेवकूफ नहीं बनाया गया? हाँ, मैंने तो तुझे पहले ही बता दिया था कि भाई मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए, ऐसा घोड़ा चाहिए जो मेरे को घुड़दौड़ में ले जाए। ये तो ले जा ही नहीं पाया, ये तो क्या मतलब, ये तो पैदल भी नहीं चल पा रहा, मतलब ये तो लेट ही गया घोड़ा। क्या ये गलत है? गलत है। सेकंड, दूसरी बात, कंडीशन ये है कि वो जो सेलर है ना, वो इन गुड्स में डील करता हो, मतलब तभी तो उसे पता होगा कि घोड़ा पोपली को जो चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो इसलिए सेलर उन गुड्स में डील करता हो और बायर ने सेलर को पर्पस बता दिया हो। तो फिर अगर बायर को चीज गलत मिली है तो बायर के पास अधिकार है कि गुड्स को उठाकर वापस कर सकता है। ठीक है जी, चलिए फिर आता जी कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी। हाँ जी, आप हॉर्स पर नहीं सर, इट्स नॉट फेयर। क्या नहीं फेयर मतलब? क्या मतलब? क्या मैं घोड़े पे नहीं आ सकता? ये कमाल कर दी तुमने। हाँ जी कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी। मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब होता है कि गुड्स इस लायक होनी चाहिए कि उन्हें बेचा जा सके। फॉर एग्जांपल, मैं पेन लेके आया, पेन चलाया, पेन चले ही ना। मैं पेंसिल लेके आया, पेंसिल, शार्पनर लेके आया, शार्पनर शार्प ही ना करे। मैं रबड़ लेके आया, रबड़ रब ही ना करे। तो ये किस काम की चीजें हैं? फिर उठा के वापस करूंगा? यस, क्योंकि दे आर नॉट ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। मैं फेविकोल लेके आया, फेविक्विक लेके आया, वो चिपकाए ना, तो फिर कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी मेट नहीं हो रही है। ठीक है ना।
क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट। अब ये जो मर्केंटेबल क्वालिटी वाली कंडीशन है ना, अगर यही खाने पीने की चीजों में आ जाए तो इसे कहते हैं कंडीशन एज टू होलसोमनेस। होलसोमनेस का मतलब फॉर एग्जांपल आपने बड़े चाव से डोमिनोज का पिज्जा मंगवाया, पिज्जा खोलते ही आपको अंदर लगा कॉकरोच बैठा हुआ था जो आपको देख रहा था, आपने कॉकरोच को देखा, कॉकरोच ने आपको देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या कहोगे कॉकरोच को वाले ये पिज्जा को, क्या यूज करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे, नहीं करोगे। आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि चल थोड़ा सा स्लाइस वाला एरिया तेरा बाकी मेरा, आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए पूरा पिज्जा वापस जाएगा, यस, क्योंकि कंडीशन इज टू होलसमनेस पूरी नहीं हो रही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हिट वहां पिज्जा के ऊपर हिट मार दियो, बिल्कुल ठीक चल रहा है तू, एकदम जनवन चल रहा है तू। अब चलिए, व्हाट आर द इंप्लाइड वारंटी। जिस तरीके से इंप्लाइड कंडीशन होती है उसी तरीके से कुछ इंप्लाइड वारंटी भी हो सकती है। आप ध्यान रखना, इंप्लाइड वारंटी के अंदर आपके पास गुड्स को वापस करने का अधिकार नहीं है, केवल डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार है। तो इंप्लाइड वारंटी कौन कौन से हो सकती है? पहला, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोसेशन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं कार लेके घूम रहा था, इतने में जोर जोर से आवाज आई, चोर 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 चोर। मैंने कहा बाहर निकल के, मैंने कहा चोर क्या मतलब, मुझे चोर कहा? मैंने कहा मैंने कार खरीदी है। उन्होंने कहा खरीदी है तो चोरी की कार है। भाई साहब मेरे सामने मेरी कार वापस ले गए। तो फिर सेलर, पहली बात तो चोरी की कार थी तो मैं कार के तो पैसे रिकवर कर ही सकता हूं, मगर मार्केट में खड़े खड़ाए जो मेरी झंड हुई है उसके भी तो डैमेजेस क्लेम करूंगा। यस, तो यही कंडीशन, यही जो पहला पॉइंट है ना, वो कंडीशन एज टू टाइटल भी था और यहां पर वारंटी में भी है। क्यों? क्योंकि मैं झंड हुई है तो झंड के पैसे भी तो लूंगा ना। चलिए क्लियर है? आगे सेकंड, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस। देखो जी, जब मैंने गुड्स खरीदी है तो उसमें एक वारंटी एक और है, वो क्या कि गुड्स पे ना किसी का चार्ज, गुड्स किसी और को गिरवी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो मैंने कार खरीदी वो आईसीआईसी बैंक के पास गिरवी थी। मान लीजिए अब मैं कार चला रहा था दिल्ली की सड़क पे, आईसीआईसी बैंक वालों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने कहा बाहर निकलो। भाई साहब, मुझे चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर मैं बाहर निकला, मेरी कार लेके चले गए। अब मैं क्या करूं? मेरी कार लेके चले गए, मैं गया सेलर के पास, मैंने कहा कार लेके चले गए। उसने कहा बहुत बुरा हुआ। मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी, तेरी वजह से गए हैं, जो तूने लोन लिया हुआ था उनसे। ला 50,000 रुपए मैं पे कर रहा हूं, मुझे तुझसे चाहिए। तो क्या अगर आईसीआईसी बैंक से कार छुड़ाने में मैंने 50,000 रुपए पे किए तो क्या मैं सेलर से रिकवर कर सकता हूं? यस, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस, ठीक है ना। थर्ड, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। देखो जी, ऐसा है, अगर गुड्स का डेंजरस नेचर है तो फिर ये सेलर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गुड्स के ऊपर लगा के रखो कुछ टाइटल ऐसा जैसे हैंडल विद केयर, ऐसे लगा के रखो, क्योंकि अगर उसमें विस्फोट हो गया या नुकसान हो गया बायर का तो सेलर आप रिस्पॉन्सिबल होगे। क्योंकि डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स में ये वारंटी होगी सेलर की तरफ से कि भैया वो पहले से ही बायर को वार्न करके चलेगा कि ध्यान से इसे हैंडल विद केयर करना, ठीक है ना। फिर वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। क्या कहता है? कहता है एन एम्प्लॉयड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस में बी अटैच्ड बाय द यूसेज ऑफ द ट्रेड। फॉर एग्जांपल, क्या मतलब है इसका? ये गुड्स इसलिए यूजफुल होंगी, ये उन गुड्स की कन्वेंशन के हिसाब से लगाया जा सकता है कि मतलब ये गुड्स इसलिए फिट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैंने चार्जर आपको दिया है, आपने मुझसे चार्जर मांगा, मैंने आपको चार्जर दे दिया, ना आपने कुछ बोला ना मैंने कुछ मैं बोला। अच्छा, चार्जर मैंने मोबाइल में लगा के देखा, वो मोबाइल चार्ज ही नहीं कर रहा था, तो फिर क्या मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं? अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत है, मैं एलईडी के अंदर आया तो उस एलईडी के अंदर आवाज आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही, तो भाई, और मैं फ्रिज लाया आपसे, फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा, बर्फ नहीं जमा रहा, तो फिर मेरे पास अधिकार है कि मैं आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकूं। यस, अभी रियल घटना घटी थी। कैसे? सैमसंग में, आज तुम्हें एक बड़ा अधिकार बताता हूं तुम्हारा। मैंने सैमसंग का फ्रिज खरीदा, अब 1 साल भी नहीं हुआ और उसका जो बर्फ जमाने वाला पोर्शन था वो बर्फ नहीं जमा रहा था, ठंडा कर रहा था नीचे वाला पोर्शन बट ऊपर वाला बर्फ नहीं जमा रहा था। तो फिर मैंने सैमसंग वालों को कॉल किया, उन्होंने कहा आपने क्रोमा से खरीदा, क्रोमा वालों को कॉल करो, आपने वारंटी उनसे ली है। मैं कहा ठीक है, क्रोमा वालों को कॉल किया, 15, 20, 25, 30 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, और वारंटी पीरियड के अंदर है। फिर एक ना वेबसाइट है भारत सरकार की, यार मेरे दिमाग से वेबसाइट का नाम निकल गया, जहां कंज्यूमर जो है केस कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट नहीं है, जहां पर आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स
के बैठे हुए लोग आपके सुनवाई करते हैं। मैं अगली क्लास में पक्का आपको सुनाऊं, वेबसाइट बताऊंगा कौन सी है वो। वहां जाकर मैंने अपनी कंप्लेंट डाली। भाई साहब 3 दिन के अंदर आईएएस लेवल के ऑफिस से फोन आया, व्यक्ति के लोकल थाने से फोन आया, और सैमसंग वाले, क्रोमा वाले सब घर पे आए, ठीक करके गए। क्योंकि मेरे पास डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार है ना। अब वो ये नहीं कहेंगे कि सर आपने तो फ्रिज लेते हुए नहीं बताया था कि आपने इसमें बर्फ जमानी है। अबे पागल हो क्या? यूसेज ऑफ ट्रेड, वो गुड्स किस लिए यूज होती है? तो फिर तो फ्रिज में क्या मैं जाके सोऊंगा, या मैं अपने कपड़े सुखाऊंगा, या कपड़े रखूंगा उसमें? कमाल कर दी तुमने। चले आगे। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, नहीं 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 नहीं, ये दोनों नहीं है, कुछ और है, कुछ और है। मैं कल बताऊंगा, कल मैंने कहा कंप्लेंट डाली थी, मैं बताऊंगा। चले, हाँ जी। फिर कहता मीनिंग एंड एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। केविएट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? केविएट एम्प्टर का मतलब है बायर को भी कुछ नॉलेज होने दो। यानी कि इसका मतलब अगर सेलर की गुड्स में कोई प्रॉब्लम है तो सेलर इज नॉट लायबल टू डिस्क्लोज द एवरी डिफेक्ट इन हिज गुड्स सोल्ड। सेलर इज नॉट लायबल कि वो अपनी गुड्स की कमियां बताता रहे। ये बायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स की खुद जांच करे। तो इसलिए लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि हर चीज के लिए सेलर लायबल नहीं है, बायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर ये डॉक्ट्राइन नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल, जहां पर सेलर ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है। दूसरी बात, जहां पर सेलर ने लेटेंट डिफेक्ट को छुपाने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल, टेबल के अंदर डिफेक्ट था, छेद था, उसने डिफेक्ट को इस तरीके से भर दिया, फिल कर दिया कि नजर नहीं आया। बाद में जब बायर लेके गया तो नजर आया। तो यानी कि सेलर ने कंसीलमेंट करने की, कंसीलमेंट मतलब छुपाने की कोशिश की है लेटेंट डिफेक्ट को। थर्ड, जब सेल बाय डिस्क्रिप्शन हुआ और गुड्स डिस्क्रिप्शन को पूरा नहीं कर रही। जब गुड्स सेल बाय सैंपल हुई है बट गुड्स जो है सैंपल को पूरा नहीं कर रही। जब सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन हुआ है बट गुड्स सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन को पूरा नहीं कर रही। जब गुड्स किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होती है परंतु वो गुड्स उन पर्पसेस को यूज नहीं कर रही। फ्रिज वाला एग्जांपल, ठीक हो गई बात। चलिए, जब गुड्स को उसके पेटेंट और ब्रांड नेम को देखकर परचेस किया गया था। पेटेंट और ब्रांड नेम को देख के परचेस किया गया। जब मैंने कहा जी शंख पुष्पी दे दो क्योंकि दिमाग तेज होता है। शंख पुष्पी दिया, मेरे को लूज मोशन लग गए। तो फिर तो ये थोड़ा ना, इसलिए थोड़ा ना लिया था मैंने। दिमाग साफ करने की दवाई थी, पेट साफ कर दिया उसने, तो ऐसे थोड़ा ना होता है। तो मतलब जब गुड्स को किसी पेटेंट और उसके नाम पे, ब्रांड नेम पे खरीदा गया हो परंतु वो उस लायक काम ना कर रही हो। आगे बढ़ते हैं जी। तो चलिए जी, आज हम इतना ही करते हैं और अब अगली क्लास में अब अगला टॉपिक करेंगे ओनरशिप ऑफ द गुड्स। क्या ओनरशिप ऑफ द गुड्स अगली क्लास में करते हैं। और अगली क्लास जो है वो संडे को है। संडे मतलब कल है। तो कल का क्लास का टाइमिंग मैं कल कितने बजे क्लास लूंगा? कल सुबह 10 बजे होगी, ठीक है? कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।